विश्नोई सभा और मंदिर प्रांगण में आयोजित संस्कार निर्माण शिविर और योग शिविर में आप सबने सहभागिता दी। नरसी राम जी, सुभाष जी भादु और सभी साथियों ने इस शिविर का आयोजन किया, इसलिए सबसे पहले मेरी तरफ से आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। संस्कार निर्माण का काम नहीं हो रहा। व्यक्ति निर्माण यदि करना है तो संस्कार निर्माण, चरित्र निर्माण करना ही होगा। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वह यहाँ तक है केवल। इससे ऊपर नहीं जा रहे हम लोग। हमारी चेतना के 7 स्तर होते हैं, हमारे 3 स्तर तक, पेट तक होते हैं। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, इस वजह से हमारा विषय आज अलग है आपके लिए। बस शॉर्ट में बात समझ लें कि चेतना के 7 स्तर होते हैं और हम लगभग 90% लोग तो चेतना के प्रथम स्तर पर ही जीवन व्यतीत कर जाते हैं। इसी को पशु योनि कहा गया है, पशुवत जीवन कहा गया है। इसी को थोड़ा बहुत विकास कर लेते हैं, थोड़ा बहुत शिक्षा ज्ञान जिसे अपन कहते हैं, नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, कोई डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, कोई नौकरी कर लेते हैं, ज़्यादातर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बस इससे ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करता। चेतना के तीसरे स्तर तक लगभग 99.99% लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। चेतना का चौथा स्तर है हृदय केंद्र, मनस केंद्र कहते हैं इसको। यहाँ जो लोग पहुँचते हैं बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र, जिनके पीछे दुनिया भीड़ लग जाती है। इसके आगे 5वां स्तर है कंठ तंत्र होता है, इसको आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं। यहाँ पहुँचने वाले भी बहुत कम रेयर लोग होते हैं, करोड़ों में से कोई एक आध होता है। इससे आगे यहाँ पहुँचने वाला कोई विरला ही होता है, और इसके बाद जो पहुँच जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और मनुष्य जीवन में ये क्षमता है, मानव देह में ये क्षमता है कि वह परम प्रभु को प्राप्त कर सकता है। थोड़ा सा अनुभव किया है, थोड़ा सा स्वाध्याय किया है, थोड़ी सी साधना की है, तो हमें इस तरह का अपना अनुभव हुआ है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे जो बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों के लिए, सामान्य सज्जनों के लिए और गृहस्थी सज्जनों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहली चीज़ क्या है? हमारा शरीर है। दूसरी चीज़ क्या है? हमारा मन है। और तीसरी चीज़ क्या है? हमारी चेतना है। या यूँ कहें, ये जीवन जो है ना, 3 चीज़ों का संगम है। आवाज़ लास्ट तक आ रही है ना? और लाउड भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्राणायाम का यही बल है, आवाज़ बहुत ऊंची हो सकती है आपकी। मैं बात कर रहा था कि हमारा ये जीवन 3 चीज़ों का संगम है। पहली चीज़ है हमारा शरीर, दूसरी चीज़ है हमारा मनस्य, और तीसरी चीज़ है हमारा चैतन्य तत्व, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारी रूह, प्राण, जीव, उसको कुछ भी नाम दीजिए आप। हम जीवन से चाहते क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये है। कोई कहता है कि मैं बहुत पढ़ाई करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं मजबूत शरीर बनाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं बिजनेस बड़ा खड़ा करना चाहता हूँ। ये सब तो स्टेप्स हैं, ये सब तो एक पड़ाव है। मूल उद्देश्य क्या है जीवन का? मूल उद्देश्य जीवन का है खुशी, आनंद, हैप्पीनेस। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? खुशी, आनंद, हैप्पीनेस। हम हमेशा खुश रहें। खुशी चाहिए हमको, रोजाना चाहिए, निरंतर चाहिए, हमेशा चाहिए। अब ये खुशी है कहाँ? हैप्पीनेस है कहाँ? सुख है कहाँ? सुख हम ढूंढ रहे हैं उन चीज़ों में जहाँ सुख नहीं है।
जहाँ सुख नहीं है वो सुख के साधन है। ये कपड़े सुख का माध्यम हो सकता है, साधन हो सकता है। ये कार सुख का साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है, सुख नहीं है। ये बड़ा मकान सुख का माध्यम हो सकता है, सुख नहीं है। मूल बात यह कि सुख के ओरिजिन को समझें, सुख की उत्पत्ति को समझें, सुख के मूल को समझें। हम सुख का मूल क्या है? हमारी चेतना, हमारा चैतन्य शरीर, हमारी आत्मा, वो सुख का मूल है। अब उस सुख के मूल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये स्थूल शरीर है और दूसरा है मनुष्य शरीर। इन पहला शरीर जो स्थूल शरीर है वह सुख के मूल तक पहुंचने का प्रथम द्वार है। द्वार का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की गति होती हो, जिसमें आ सकते हो, जा सकते हो। इस शरीर से भौतिक जगत के सारे काम होने, जितने भी सारे काम करने, आपको कुछ भी प्राप्त करना है वो सब इस शरीर के माध्यम से करना है। और जो अंदर की ओर जाना है, मनस की और चेतना की तरफ जाना है, वही शरीर से जाना है। तो ये शरीर क्या हुआ? चेतना की ओर जाने का, सुख की ओर जाने का द्वार है, प्रथम द्वार है। अब माना कि इस बिश्नोई मंदिर का जो गेट है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज लगा दी जाए, ईंट पत्थर लगे हों, कुछ और लगे हों, तो मैं कैसे आता अंदर? आ ही नहीं सकता। या गेट बंद हो पूरी तरह से। तो हमने क्या कर रखा है? अंदर की ओर जाने के लिए, सुख की ओर जाने के लिए, सुख के मूल की ओर जाने के लिए शरीर में अनेकों बाधाएं खड़ी कर रखी हैं, हर्डल खड़े कर रखे। इन हर्डल का, इन बाधाओं का नाम बीमारी है। इन बाधाओं का नाम ही बीमारी है। और जब तक शरीर की बाधाएं ठीक नहीं होंगी, आप अपने सुख के मूल की यात्रा कर ही नहीं सकते। सुख के मूल की यात्रा करने के लिए आपके शरीर का निरोगी होना जरूरी है। आपके शरीर का विकारों से रहित होना जरूरी है। आपके शरीर का टॉक्सिन्स फ्री होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात आती है हमारा मनस। मनस का मतलब होता है थॉट प्रोसेस, सोचने की प्रक्रिया। हर समय आपका मन निरंतर सोचता रहता है। 3 प्रकार के काम होते हैं, कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से कर्म करना, करके कर्म करना और वचन से कर्म करना। करके कर्म करना और बोल के कर्म करना ये गौण है, ये प्रधान नहीं है। मन से कर्म करते रहना, हर समय व्यक्ति मन से कर्म करता है। जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है वैसा उसका चिंतन चलता रहता है, और जैसा चिंतन चल रहा है वैसा कर्म हो रहा है, और जैसा कर्म होता है वैसा ही निर्माण होता है, वैसा ही प्रतिफल आता है। इसमें कोई किंतु परंतु ना करे, बिल्कुल भी सत्य को समझे, हकीकत को समझे। हमारा जैसा चिंतन दैनिक होगा, सुबह से लेकर शाम तक होगा, वैसा ही हमारे शरीर का, हमारे मनस का और हमारे जीवन का निर्माण होगा। आप ध्यान से देखिए, सुबह से लेकर शाम तक लगभग 60,000 प्रकार के विचार आपके मन में औसतन आते हैं, औसतन। और बहुत सारे लोगों के इतने अनवांटेड और इतने अनावश्यक विचार आते रहते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। विचार क्या करता है मनस में? एक ये पानी का, ये माना कि एक पानी का बाउल भरा हुआ है पूरा, ये है ना, ये पानी से भरा हुआ है, एकदम ठहरा हुआ पानी, इसमें अपना चेहरा आराम से देख सकता हूँ। अब इसमें मैंने कोई कंकड़ लिया और पानी में डाल दिया, क्या होगा? तरंगें उठेंगी उसके अंदर। जब तरंगें उठती हैं तो उसमें चेहरा साफ नहीं देखा जा सकता। हमारा मनस ऐसा है बस।
निरंतर निरंतर विचार आते रहते हैं मन के अंदर और विचारों से तरंगें उठती रहती हैं। उन तरंगों का प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। जैसी जैसी विचारों की तरंगें उठती है वैसे वैसे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं और जैसे जैसे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स बनते तरंगें जैसी जैसी उठेंगी विचारों की तरंगें वैसा वैसा आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स बनेंगे और न्यूरोकेमिकल्स जैसे जैसे बनेंगे वैसे ही आपके सुख का एहसास होना, दुख का एहसास होना, ईर्ष्या हो जाना, घृणा हो जाना, डल हो जाना, हैप्पीनेस हो जाना, उत्साह हो जाना, उमंग हो जाना, ये सब डिपेंड करता है आपके ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स पर। और ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स सेक्रेट होते हैं आपके चिंतन से, आपकी समझ से। अब दो चीज़ें हम संभाल ले जाएं, शरीर को और मन को वाश कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए, शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए जाएं, विकृतियां बाहर निकाल दी जाएं, मन के जो अनावश्यक विचार हैं, बेकार के विचार हैं, वो विचार बाहर निकाल दिए जाएं, मन में वही विचार आए जिन विचारों की मुझे आज आवश्यकता है, मुझे अब आवश्यकता है। हम अधिकांश विचार वैसे विचार करते हैं या तो भूतकाल की घटनाओं से संबंधित होते हैं, दुख की या सुख की घटनाएं जो घटित हुई मेरे जीवन में, अधिकांशतः हमारा मन वहाँ घूमता रहता है, भटकता रहता है। या भविष्यत काल की कल्पनाओं में, भविष्यत काल की कल्पनाओं में, भूतकाल की घटनाओं में मनुष्य का मन भटकता रहता है, चलता रहता है, वैसी वैसी तरंगें उठती रहती हैं, वैसा वैसा हमारा निर्माण होता रहता है। वर्तमान में मनुष्य का मन बहुत कम रहता है। तो दो काम करने हमको, पहला काम तो इस शरीर को स्वस्थ करना है, विकारों से रहित करना है, टॉक्सिन से फ्री करना है, बीमारियों से मुक्त करना है, रोगों से मुक्त करना है। और बीमारी, ध्यान रखना, बीमारी आपके हमारे द्वारा पैदा की गई है। स्वास्थ्य नेचुरल है, हेल्थ नेचुरल है, बीमारी आर्टिफिशियल है। बीमारी हमने अपनी नासमझी से, अपनी कमजोरी से, अपनी गलतियों से पैदा करी हैं और स्वास्थ्य नेचुरल था, उसको हमने खराब किया। तो पहला काम क्या है? शरीर को स्वस्थ करना। शरीर के स्वास्थ्य का क्या मतलब है? स्वास्थ्य के सिंपल सी परिभाषा है, यदि स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया, व्यक्ति स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो जाना शब्द है, स्वस्थ, स्वयं में स्थित हो जाना ही स्वास्थ्य है। और जो स्वयं में स्थित होगा, मन भी ठहर जाएगा और मन ठहरने के बाद चेतना के अंदर जो ब्लेसिंग पावर है, आनंद की शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है, खुशी है, उमंग है, वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। मैं कह रहा था ओरिजिन ऑफ हैप्पीनेस, सुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आत्मा से होती है। आत्मा से सुख को निकालने के लिए, रिकवर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास करना पड़ता है शरीर के विकारों को दूर करने के लिए और मन की तरंगों को ठहराने के लिए। बस दो काम कर लिए जाएं, आत्मा के अंदर से खुशी, आनंद, हैप्पीनेस हमेशा हमेशा निरंतर निरंतर आपके पास बना रहेगा। तो स्वास्थ्य की परिभाषा जो आयुर्वेद ने दी है वो इस प्रकार से है: सम दोषा, सम धातु, सम अग्नि, समलक क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसका मतलब ये हुआ, जिस व्यक्ति के गुण और दोष समान हो। तीन गुण होते हैं वात पित्त कफ, तीन दोष होते हैं वात पित्त कफ और तीन गुण होते हैं सत रज तम। जिस व्यक्ति के सत रज तम तीनों गुण समान हो, वात पित्त कम समान हो, जठराग्नि प्रदीप्त रहती हो, सम्यक हो, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगे, उन्हें बिल्कुल डलनेस हो भूख की, और सात जो धातुएं होती हैं वो सम्यक होनी चाहिए, जिसके मल के निष्कासन की प्रक्रिया सम्यक होनी चाहिए, और जिसकी आत्मा प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न रहे, इंद्रियां भी प्रसन्न रहे, वह व्यक्ति स्वस्थ है। अब बताइए, स्वस्थ होने का अर्थ तो ये है, बीमारियों से रहित होना स्वस्थ होना नहीं है। यही WHO की परिभाषा है।
बीमारियों से मुक्त होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने की परिभाषा यह है जिस व्यक्ति के गुण और दोष समान हो, जठराग्नि सम्यक हो, पंच जो भूत हैं वो भी सम्यक हो, 7 धातुएं सम्यक हो, मल निष्कासन की क्रिया उसकी सम्यक हो, उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी इंद्रियां हमेशा प्रसन्न रहे, वह व्यक्ति स्वस्थ है। और स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया तो आत्मानंद को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा ये हुई। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने पड़ेंगे। शरीर और मन दोनों का निर्माण भोजन से होता है। भोजन 5 प्रकार का होता है। हम बड़ी गलती करते हैं, बड़ी नासमझी में। भोजन भी बदल रहा है। 100 साल पहले का हम भोजन कर रहे हैं और जीवन शैली बदल चुकी है। 5 प्रकार का भोजन होता है। एक तो होता है फलाहार, दूसरा होता है कच्ची सब्जियां और सलाद, तीसरा होता है दुग्ध पदार्थ, चौथा होता है अन्न पदार्थ और 5वां होता है पशु आहार, जिस मांसाहार कहते हैं। हालांकि बिश्नोई संप्रदाय का एक सबसे बड़ा संदेश दुनिया को यह है कि बिना पशुओं को मारे भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप सब लोग इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। दुनिया में ये संदेश आप लोगों ने फैलाया है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरी दुनिया में आज भी मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो अपने 5 प्रकार का भोजन है। इन 5 प्रकार के भोजनों में हम क्या करते हैं? सबको मिक्सअप कर देते हैं। यहाँ गड़बड़ है बस। दूध भी ले लिया, दही भी ले ली, छाछ भी ले ली और रोटी भी खा ली, दाल भी खा ली, सारा कुछ एक साथ खा लिया। इन 5 प्रकार के भोजनों में जो कच्चा सलाद, कच्ची सब्जियां सर्वोत्तम, उसके बाद फ्रूट सर्वोत्तम, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका पका हुआ अन्न, अनाज और दालें, पकी हुई सब्जियां। चौथे नंबर पर आता है डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध पदार्थ, और 5वें पर ये पशु आहार है। इसको हमारी दिनचर्या में न तो हम शामिल करना चाहते हैं, न करना चाहिए और न ही उपयुक्त मनुष्य के लिए बिल्कुल भी। लेकिन ध्यान रखें 4 प्रकार के जो भोजन हैं उनमें से आपसे एक ही निवेदन करूंगा, एक टाइम में एक ही प्रकार का भोजन करें। पहला काम, जब आप फल खा रहे हैं तो सिर्फ फल ही खाइए और 3 घंटे तक 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। दूध पी रहे सिर्फ दूध पियो 3 घंटे तक, 2 घंटे 1-2 घंटे पहले 1-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं पिए, कुछ नहीं खाएं। दही खा रहे हैं तो दही खाइए बस 3 घंटे तक, 4 घंटे तक कुछ और ना लें। क्योंकि आज आप कैसा, हम तो बहुत सदियों से खाते आ रहे हैं, पीते आ रहे हैं, इसी जीवन शैली जी रहे हैं। पहले बीमार लोग नहीं थे, अब बीमार क्यों हैं? क्योंकि पहले का जो वर्कआउट बहुत ज़्यादा था, शारीरिक श्रम ज़्यादा मात्रा में था, तो आपका ये लाइफ स्टाइल था वो सेट बैठ जाता था। अब लाइफ स्टाइल बदल गया, भोजन वही 100 साल पुराना कर रहे हैं हम। तो यहाँ थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं, तो भोजन को सुधारना। दूसरा काम, मल निष्कासन की क्रियाओं में से 5 प्रकार से मल निष्कासित होता रहता है 24 आवर्स हमारे बॉडी के अंदर से। 5 प्रकार की क्रियाओं से आप सब समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि यदि नियमित रूप से शरीर को कुछ, जैसे जॉइंट्स के अंदर, पेट के आंतरिक अंगों के अंदर, छाती के आंतरिक अंगों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस पनप जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। अब उनको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से लेकर के आज तक, वो योग है। और योग में जो पहला चरण है वो आसन है। आसनों के कुल 4 ही प्रकार हैं। क्या करना है बॉडी को? डेली स्ट्रेचिंग, बेंडिंग करो एक बार। ये खड़े होकर कर सकते हो आप, बैठ के कर सकते हो आप। मैं आपको 5-7 मिनट कराई देता हूँ। प्रैक्टिकली सब कुछ कराएंगे अपने, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करने आए यहाँ पर मैं। आप लोग खड़े हो जाएं। शरीर को टॉक्सिन्स फ्री करने के लिए, विकारों से रहित करने के लिए, इसको ठीक प्रकार से फ्लेक्सिबल करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले शरीर को स्ट्रेचिंग करना होगा, फिर बेंडिंग, साइड बेंडिंग और साइड ट्विस्टिंग और कंप्रेसिंग।
4 चीज़ें, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, कंप्रेसिंग, ट्विस्टिंग। ट्विस्ट माने घूमना। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग, केवल 4 ही चीज़ करनी होती है बस। ऐसा करने से आपकी सारी हड्डियों के जॉइंट्स में कोई टॉक्सिन्स जमा हुआ बाहर हो जाएगा, लंग्स के थोरेसिक एरिया में कुछ भी जमा हुआ बाहर हो जाएगा, पेट के ऑर्गन्स में कुछ भी टॉक्सिन्स जमे हुए बाहर हो जाएंगे। फिर बीमार क्यों पड़ेंगे आप? क्या करना है? ऐसे एड़ी पंजे मिलाएंगे, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, इस तरह से दोनों हाथों खींचिए आसमान की तरफ और पूरा शरीर खींच दे। एड़ियाँ नहीं उठानी। हमने क्या करना है यहाँ पर? स्ट्रेच करना है बॉडी को। स्ट्रेचिंग इसमें शुरुआत में 10 सेकंड 15 सेकंड करें, धीरे धीरे बाद में इसको 1 मिनट तक स्ट्रेचिंग करना जरूरी है सबके लिए। रिलैक्स हो जाए, नीचे ले आए। अगेन एक बार फिर करेंगे। स्ट्रेच किया, पूरा काम स्ट्रेच किया, 5 से 7 मिनट में पूरा करा दूंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। अब पैरों में थोड़ा गैप कीजिए। साइड स्ट्रेचिंग इसे बोलते हैं, साइड स्ट्रेचिंग। दोनों हाथ कान के पास लगे रहें, साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। क्या होगा? करते रहिए, मैं बता दूंगा आपको। हमने स्ट्रेच किया बॉडी को यहाँ से लेकर के और पूरा रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच हुई, रीढ़ की हड्डी के मणकों की ताकत बढ़ेगी, मसल्स की ताकत बढ़ेगी, आपका लंग्स खुलेंगे अच्छी तरह से। साइड बेंड किया, साइड की चर्बी कम होगी, पेट के ऑर्गन्स की मसाज होगी और पीठ की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। 2 काम किए। तीसरा काम, पैरों में गैप कीजिए 1 सवा फीट का, ट्विस्टिंग करेंगे। एक हाथ यहाँ रखा, दूसरा हाथ यहाँ रखा, ये घूम गए पीछे की तरफ। चेंज करें। समय की सीमा है इसलिए कम समय दे पाऊंगा। आप शुरुआत में 10 सेकंड से करें और करते करते हर आसन को 1 मिनट तक लेके आए। क्या जोर लग रहा है बताओ इसमें? क्या जोर लग रहा है? किस चीज़ की आवश्यकता है? घर में कर सकते हो, बेड पर कर सकते हो, कुर्सी पर कर सकते हो, अपने ऑफिस में कहीं भी कर लो। क्या दिक्कत आ रही है भाई इसको करने में? नेक्स्ट ये हो गया स्ट्रेचिंग और साइड बेंडिंग और साइड स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग। नेक्स्ट करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की ओर झुकना। दोनों हाथ स्ट्रेच किए, पूरा सांस भरा पेट तक, नाभि तक पूरा भरे। एड़ियाँ नहीं उठाएंगे कोई भी, पैरों को पास लाएं, ज़्यादा गैप भी नहीं, और पैरों के पंजे सीधे एकदम। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, घुटने सीधे रखने, घुटने सीधे रखेंगे। आप सुनते रहें, मैं बता रहा हूँ आपको। पिंडलियों की ताकत बढ़ेगी, जंघाओं की ताकत बढ़ेगी और आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होगा। इसमें शुरुआत में 10 से 15 सेकंड, धीरे धीरे करते 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 आप चाहे इतना ही झुकें, कोई दिक्कत नहीं है। कमर सीधी रखें। झुकना कहाँ से? यहाँ से झुकना, हिप जॉइंट से। ऐसे नहीं झुकना, झुकना यहाँ से। जब आपका अच्छा हो जाएगा तो आप इस प्रकार से आपका माथा, आपकी ठोड़ी यूँ लग जाएंगे। आज नहीं कल लग जाएंगे, करेंगे कोशिश। रिलैक्स, दोनों हाथ इस प्रकार से मिलाएं, आसमान की तरफ ले जाएं। अब किया था हमने पहले आगे झुकना, अब करेंगे पीछे झुकने वाला काम। दोनों हाथ इस प्रकार से ले जाएं, हस्तोत्तानासन। अब हाथों को इस प्रकार से यहाँ रख लें हिप्स के ऊपर ऐसे, और पीछे बैंड हो जाएं, पूरा बैंड हो जाइए। गर्दन भी जाने दो, चेस्ट को भी जाने दो पीछे की तरफ। क्या होगा इससे? हंसी नहीं, बात नहीं, हंसेंगे नहीं। लंग्स खुलेंगे आपके, स्पाइन आपका मजबूत होगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, नितंबों की ताकत बढ़ेगी, लंग्स खुलेंगे, चेस्ट खुलेगा। हार्ट की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। 5 लाख 7 लाख लगते हैं बाईपास में। 1 महीना कंटिन्यूस कर लीजिए लगातार, सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। मेरे पास 95% ब्लॉकेज वाला पर्सन आया था, जिसको मैंने 3 महीना योग कराया, एकदम सारी ब्लॉकेज ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे झुकना, पीछे झुकना, ट्विस्टिंग,
नेक्स्ट करेंगे हम साइड बेंडिंग अलग से, ऐसे करेंगे, हाथ को यहाँ से लगाया कान के पास और ऐसे बेंड हो गए। इसको खींचना ट्रायंगल शेप में 10 सेकंड इधर और 10 सेकंड इधर। रिलैक्स। 3 चीज़ें हो गई, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, साइड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। 3 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट करना है कंप्रेसिंग। वैसे इसमें भी कंप्रेसिंग हुआ, आगे झुके अपने और बैठ के कर सकते हैं अपने, बैठ जाइए। 4 चीज़ें डेली करिए, बेसिक बता रहा हूँ, सबके लिए कॉमन है बिल्कुल। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाइए, नाभि के दोनों साइड में लगाइए, श्वास को बाहर निकालिए, दृष्टि आसमान की तरफ करेंगे, नाभि के दोनों साइड को दबाएंगे। मंडूकासन फर्स्ट, दृष्टि आसमान की तरफ, पेट को नाभि के दोनों तरफ से झुकाना, आपके हिप्स आपके एड़ियों पर लगे रहें। कोशिश करो 10 सेकंड 5 सेकंड श्वास को बाहर छोड़ के रोकना है, जितना रुक जाए उतना ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट इसमें करेंगे मंडूकासन सेकंड, ये किया, श्वास को बाहर निकाला, दृष्टि आसमान की तरफ, हिप्स आपके एड़ियों से लगे रहें। तो ये कंप्रेशन में आता है। 4 चीज़ें डेली आप करते रहें तो आपके शरीर की पूरी सफाई, एक एक अंग की मसाज हो जाएगी, एक एक जॉइंट आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मसल्स में टोन आ जाएगा, मसल्स मजबूत हो जाएंगे, खून की नालियों में जो कचरा जम जाता है जैसे बीपी होता है वो नहीं होगा, खून की नालियाँ सारी साफ हो जाएंगी। चेतना की नालियाँ जिनमें तनाव भर जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तनाव से आदमी परेशान रहता है, स्वेलिंग आ जाती है ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर, ऐसा करने से आराम से ब्रेन के न्यूरॉन्स की सफाई की जा सकती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, ब्रेन को क्लीन किया जा सकता है। एक आसन इसमें और कर लें, ये वो आसन है, इन्हें कोई व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। अर्ध मत्स्येंद्र, एक पैर को यहाँ रखा, दूसरे को इस मोड़ा और इस हाथ को घुमा करके कोहनी से इसको दबाया अंदर की तरफ और पीछे की तरफ घूम गए। शिवाजी राइट है तो हाथ लेफ्ट लोगे और पैर अगर लेफ्ट है तो हाथ राइट लोगे और पैर के दूसरी साइड, घुटने की दूसरी साइड ले जाओ। ये सारे आसन शिवाजी ने खूब करवा रखे हैं आपको, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको। कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं पकड़ में आ जाए आपके, शिवाजी जो करवाते हैं अच्छा करें। सीधे बैठो पहले आराम से, ऐसे बैठो आराम से, पहले आप पहले ऐसे पैर रखो, ठीक है, एक पैर को यहाँ मोड़ो आराम से, मोड़ो आराम से, अब दूसरे को यहाँ रखो, बस। अब आया ना समझ। अब इसको क्या किया, इस हाथ की कोहनी से इसको अंदर दबाना, दबा नहीं पाओ तो ऐसे कर लो एक बार, इस हाथ को पीछे रखना और पीछे घूम जाना, बस शरीर को घुमाओ साथ में, शरीर घुमाना पीछे की तरफ। अब ये हाथ ऐसे नहीं रखना, गुरुजी को दोबारा बताओ, हाथ यहाँ पे ले जाके घुटने के लगाने का प्रयास साथ में। अभी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, एक बार इतने कर लेंगे। वो जो पोजीशन गलत हो रही है ना, हाँ, उनके लिए। हाँ, हाथ को देखिए 2-3 तरीके इसके, एक तो ऐसे कर सकते हैं सिंपल, इसको यहाँ से दबाया अपने हाथ से और पीछे घूम गए, ठीक है। एक ऐसे इसको अंदर किया तो पीछे घूम गए, एक इसको हाथ को यहाँ भी लगा लिया तो पीछे घूम गए। कई प्रकार से कर सकते हो आप, जैसी आपकी क्षमता हो, सीख जाओगे धीरे धीरे, आप सिखा दोगे। मैं तो वैसे ही इनको एक बेसिक चीज़ पकड़ा रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं सर, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये शिवाजी की देन है, शिवाजी का परिश्रम है, प्रयास है आप लोगों के लिए। तो क्या है, हमने 4 चीज़ें करने से, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग, ये 4 चीज़ें डेली आप करोगे तो आपके शरीर का एक एक जॉइंट मजबूत रहेगा, सारी खून की नालियाँ अंदर से साफ रहेंगी, उनमें कचरा नहीं जमेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, हार्ट की समस्या नहीं होगी, किडनी लीवर की समस्या नहीं होगी, फैटी लीवर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लंग्स की कोई समस्या नहीं होगी, लंग्स खुले रहेंगे पूरी तरह से, ऑक्सीजन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ये आसनों का अभ्यास शॉर्ट में बताया आपको। अगला अभ्यास है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब ये प्राण का विस्तार, प्राण माने एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, कुछ भी नाम दीजिए उसको आप।
प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं। सारे प्रकार के प्राणायाम सर ने आपको बता रखे हैं, सुभाष जी ने। मैं आपको प्राणायाम के बारे में एक ही बात करूंगा कि आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना पड़ें। एक ही काम करें, बस लंबे गहरे सांस भरें, बस जैसे मर्जी भरिए आप। एक ही काम करें, लंबे गहरे सांस भरें। क्यों? हमने बात करी थी शुरुआत कहाँ से कि शरीर को शुद्ध करना है भोजन से और आसनों से। अब मन को शुद्ध करना है, मन को कंट्रोल करना है, मन को ठहराना है। मन को ठहराने का काम बस एक ही तरीका है, श्वास, और कोई तरीका नहीं है। कैसे? इस श्वास के साथ 2 चीज़ें साथ जा रही हैं, ऑक्सीजन और प्राण। ध्यान रखना, ऑक्सीजन प्राण नहीं है। ऑक्सीजन प्राण नहीं है, प्राण के साथ ऑक्सीजन है। व्यक्ति मर जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने भी लगा लीजिए, प्राण नहीं उसके पास, तो ऑक्सीजन काम नहीं करेगा। हम लोग क्या है कि ऑक्सीजन को ही प्राण मान के बैठ गए, ये हमारी गलतफहमी है। प्राण अलग है, ऑक्सीजन अलग है। हाँ, प्राण के साथ ऑक्सीजन चलता है, प्राण के साथ ऑक्सीजन चलता, ऑक्सीजन प्राण नहीं चलता। ध्यान दीजिए बात के ऊपर। ऑक्सीजन हो, प्राण होना कोई जरूरी नहीं है। प्राण होगा, ऑक्सीजन अपने आप आएगा। क्या श्वास आप ले रहे हैं? श्वास अपने आप चल रहा है, श्वास अपने आप चल रहा है, प्राण अपने आप चल रहा है। प्राण के साथ ऑक्सीजन है। 2 बात समझने की है। पहली बात तो यह कि प्राण श्वास अपने आप ले रहा है। हमने कभी भी गौर से ध्यान से नहीं देखा इसको। जब से हमारा जन्म हुआ है गर्भ में, तब से लेकर के आज तक निरंतर क्या हो रहा है? श्वास चल रहा है। श्वास कब चल रहा है? 40 दिन में आत्मा गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है, तब दिल धड़कता है बच्चे का, तब श्वास आता है। आता माँ के गर्भ से ही है। तब से लेकर के अंतिम श्वास तक श्वास चल रहा है, लेकिन श्वास को हमने कभी गौर से देखा ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दुनिया में जीवन की है ना, बस श्वास है और कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने श्वास के माध्यम से ही परम तत्व को प्राप्त किया था। जितने भी योगी हुए, शुरुआत श्वास से होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, शुरुआत श्वास से होती है। श्वास के साथ 2 चीज़ें हैं, एक प्राण, एक ऑक्सीजन। और प्राण जब पहले से ही विद्यमान है, वो प्राण ब्रह्मांडी प्राण से प्राण लेता है। एक प्राण होता है इंडिविजुअल बॉडी का, और एक होता है अनंत ब्रह्मांडीय बॉडी का। अनंत ब्रह्मांड में प्राण है और इस शरीर के अंदर ही प्राण है। इस शरीर में बैठा हुआ प्राण अनंत ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है। अच्छा बताइए, गुब्बारे जब फुलाते हैं तो हवा पहले जाती है, स्पेस पहले होता है? हवा पहले जाती है, स्पेस पहले होता है? गलत, पहले स्पेस होता है। ध्यान दो बात के ऊपर। अब गुब्बारा ले अब एक पात्र लीजिए लोहे का, उसमें श्वास भरो, भर जाएगा। लोहे का गुब्बारा ले लिया आपने, तो श्वास नहीं भरेगा। क्यों? स्पेस नहीं हुआ। तो क्या करता है? प्राण यहाँ से चलता, नाभि से। चैतन्य तत्व यहाँ बैठा हुआ है, वो पहले विस्तार लेता है बाहर की तरफ। छोटा बच्चा देखिए, जो नवजात है, पैदा हुआ है, पहले उसका पेट फूलता है, फिर श्वास आता है। पहले पेट फूलता है, तब श्वास आता है। हम अधिकांश लोग छाती से श्वास लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम नाभि से श्वास लेना बंद कर देते हैं, छाती से श्वास लेना शुरू कर। इसलिए हम उथले उथले रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, बीपी वगैरह, स्ट्रेस वगैरह के शिकार हो जाते हैं। यदि श्वास हम नाभि से लेना शुरू कर दें तो स्ट्रेस आ ही नहीं सकता, तनाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि चेतना का केंद्र, प्राण का केंद्र नाभि है।
हम अपनी उथल पुथल की वजह से, विचारों के उथल पुथल की वजह से, जितने विचार ज़्यादा होंगे, आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, आपको किसी प्रकार के उलझन में फंस गए आप, उतना ही श्वास आपका छोटा हो जाएगा। जितना आप रिलैक्स होंगे उतना ही श्वास आपका लंबा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। जितना आप तनाव से मुक्त होंगे, रिलैक्स होंगे, हैप्पीनेस की स्थिति में होंगे, आपका श्वास लंबा और गहरा हो जाएगा। तो मूल बात यही कि प्राण तत्व आपकी नाभि केंद्र पर बैठा हुआ है, वो श्वास अपने आप ले रहा है। आपको पहला काम यही करना है, वो श्वास को देखना है। क्या करना है? बस श्वास को देखना है। श्वास को देखते जब आपके पास, इसमें कुछ नहीं लग रहा आपके पास बहुत सारा समय, खूब सारा समय, जब भी आपको वक्त मिले बंद आंखें करके मन की आंख से बस श्वास को देखते रहना। श्वास अंदर तक नाभि तक जा रहा है, बाहर आ रहा है, जा रहा है, अंदर तक बाहर आ रहा है, जा रहा है, बाहर आ रहा है। क्या होगा इससे? मन श्वास के साथ चलता है। ध्यान दीजिए बात के ऊपर। मन श्वास के साथ चलता है और श्वास के साथ चेतना है। जब मन को लगाए रखा भौतिक जगत पर तो ये मस्तिष्क वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा। मन को भौतिक जगत पर लगाए रखा तो मस्तिष्क वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा, वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा, वैसा ही कृतित्व बनेगा, वैसा ही जीवन बनेगा। अब हमने क्या किया? मन को लगा दिया श्वास के साथ। मन को श्वास के साथ लगा दिया कि भैया अंदर तक जा और बाहर आ। मन को श्वास के साथ लगा दिया। श्वास के साथ क्या है? प्राण है, चेतना है। तो क्या करेगा मन? कुछ देर बाद भौतिक जगत की उथल पुथल उसकी रुक जाएगी और आध्यात्मिक जगत की अर्थात चेतना का प्रकाश और प्रभाव, चेतना का प्रकाश और प्रभाव मन के ऊपर पड़ जाएगा। और जितना चेतना का प्रकाश और प्रभाव मन के ऊपर पड़ेगा उतना ही आपके जीवन में हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, खुशी, आनंद आपके जीवन में फैलता चला जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है आपकी आवश्यकता को देखते हुए। शरीर को, मन को लेके चले अपने। अब मन की बस यही बात पकड़ लेनी है, कुछ नहीं करना बस आपको। शरीर के लिए मैंने भोजन का बताया, भोजन ठीक प्रकार से ऐसे करना है और स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग और कंप्रेसिंग करनी है। मन के लिए बस एक ही काम करो कि जब वक्त मिल जाए, कोई टाइम नहीं है, और ये श्वास के साथ बहता हुआ प्राण, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। कुछ और मत मान लेना आप। परमात्मा कहीं कोई मंदिर में बैठा है, कोई जगह में बैठा है, कि कहीं किसी और जगह पर बैठा है। परमात्मा एक प्राण का नाम है, एनर्जी का नाम है। E बराबर mc², साइंस की परिभाषा है। E बराबर mc², अर्थात सब कुछ क्या है? एनर्जी है। एनर्जी न नष्ट होती है न बनती है। एनर्जी इस ब्रह्मांड के अंदर पहले से ही विद्यमान है, न वो नष्ट होती है न वो बनती है, बस रूपांतरित होती रहती है। आपने जैसे न्यूरोकेमिकल पैदा किए वैसे वैसी एनर्जी रूपांतरित हो जाएगी। तो हमेशा गुड फील हार्मोन्स बने, न्यूरोकेमिकल्स बढ़िया बने ब्रेन के अंदर। तो ओरिजिन ऑफ हैप्पीनेस क्या है? चेतना। तो शरीर को पहले बताया मैंने, मन को चेतना के प्रकाश में प्रभाव में ले आइए। बस वो कैसे आएगा? बस श्वास के साथ जाओ, श्वास के साथ आओ, श्वासों की यात्रा करते जाओ, श्वासों की यात्रा करते जाओ, लगातार करते जाओ, करते जाओ। धीरे धीरे क्या होगा? विचारों की तरंगें ठहर जाएंगी। विचारों की, अनावश्यक विचारों की, बेकार के विचारों की तरंगें ठहर जाएंगी। ब्रेन के न्यूरॉन्स रिलैक्स हो जाएंगे, तनाव से मुक्त हो जाएंगे, स्वेलिंग उनकी दूर हो जाएगी, नए न्यूरॉन्स बन जाएंगे। और 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं खुशी के। 5 प्रकार के हार्मोन्स खुशी के आपके ब्रेन के अंदर बनते रहेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, जो जितनी उम्र का आध्यात्मिक गुरु होता है उसकी सुंदरता ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बुढ़ापे में आध्यात्मिक गुरु जो असली होगा वास्तव में, उस सुंदरता बढ़ेगी उसकी। और सामान्य व्यक्ति की सुंदरता घटती है बुढ़ापे में। क्यों?
बस यही एक कारण है कि उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स रिलैक्स हैं, तनाव से मुक्त हैं। उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स बच्चे की तरह के होते हैं। जैसे बच्चा एकदम कोरा कागज होता है, वैसे ही उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स रिलैक्स होते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं, टॉक्सिन्स फ्री होते हैं। उनके अंदर से न्यूरोकेमिकल्स 5 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं गुड फील के, हैप्पीनेस के, वो लगातार बनते रहते हैं। और वो गुड फील के हार्मोन्स का निकलना लगातार चेहरे पर आता रहता है, वो नूर बनता रहता है। बिल्कुल गहरा साइंस है, स्पष्ट साइंस है, क्लियर साइंस है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मैंने यौगिक आसनों का अभ्यास बताया आपको, और 5 से 7 मिनट ये करने के बाद जब आपके पास वक्त मिल जाए, बच्चों को मेमोरी लॉस की समस्या है, लर्निंग की समस्या है, पढ़ाई याद नहीं होता, तो एक ही काम करो, सांसों पर ध्यान करना शुरू करो। इसके कई प्रकार हैं। भस्त्रिका करवाते हैं, सुभाष जी ने खूब करवाया होगा भस्त्रिका आपको। भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, शीतली है, शीतकारी है, सहती है, केवली है, भ्रामरी है, अनेकों प्रकार के प्राणायाम हैं। वो अलग अलग टेक्निक है। मैंने आपको एक सहज टेक्निक बताई है। सहज टेक्निक ये है कि बस पेट तक, नाभि तक श्वास को आने दें, श्वास को बाहर जाने दें। ऐसा करने से, जो मैंने पहले बताया था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, श्वास के साथ मन के चलने पर मन आपके चेतना के प्रकाश और प्रभाव में आ जाएगा। मन जब चेतना के प्रकाश और प्रभाव में आ जाएगा तो मन के द्वारा ब्रेन अपना कंडक्टेड है। ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। ध्यान देना बात के ऊपर। लोग ब्रेन और माइंड एक ही कर देते हैं। ब्रेन हार्डवेयर है, खोपड़ी का ये हिस्सा, इसको ब्रेन कहते हैं। और मन थॉट प्रोसेस है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, थॉट प्रोसेस है। लेकिन थॉट प्रोसेस आपकी चेंज होती रहती है श्वास के साथ। जितना लंबा और गहरा श्वास आएगा उतना ही व्यर्थ के, बेकार के विचार ठहर जाएंगे, अनावश्यक विचार ठहर जाएंगे, बुरे विचार ठहर जाएंगे, रचनात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे और आवश्यक विचार आएंगे। यही चाहिए अपन को। और जैसा जैसा विचार होगा वैसा वैसा मस्तिष्क बनेगा, और मस्तिष्क गुड फील हार्मोन्स, 5 प्रकार के जो हैप्पीनेस का हार्मोन्स वो निकालता रहेगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। मैंने मेरी तरफ से 100% देने का कोशिश किया है आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, सुभाष जी का सहयोग लेते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और पुनः आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। बच्चों के संस्कार निर्माण, चरित्र निर्माण की जो बात बहुत कम की जा रही है, जबकि इसी पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है। पेट भरने वाली विद्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जज भी आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी डिप्रेशन के शिकार हैं, तनाव के शिकार हैं, बड़े बड़े स्टार, फिल्म स्टार भी भर्ती हैं तनाव की वजह से, ड्रग्स ले रहे हैं। तो फिर आप किस सफलता की उम्मीद कर रहे हैं भाई? किस सफलता की उम्मीद कर रहे हैं आप? कि हम जज बन जाएंगे, बैरिस्टर बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, हम अफसर बन जाएंगे तो खुशी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे? बनिए, बनना बुरी बात नहीं है, कुछ भी बनिए, अलग बात है। उससे पहले खुद बनिए, खुद बनो पहले। खुद बनने का मतलब आपका चैतन्य आपके शरीर में और मन में हमेशा प्रवाहित होता रहे। यही बात कहिए गायत्री मंत्र के अंदर। क्या? ओम भूर्भुवः स्वः। परमात्मा समस्त प्राणियों का स्वामी, दुखों का नाशक, सुख स्वरूप है। फिर कहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उस सकल जगत के उत्पादक परमात्मा के वर्ण करने योग्य, धारण करने योग्य, भर्ग माने एनर्जी, तेज, प्रकाश, हम धारण करें हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी चेतना में, सब में क्या हो जाए? उसका भर्ग, उसकी चैतन्य शक्ति स्थापित हो जाए। लास्ट में कहा धियो यो न प्रचोदयात्। और सबकी बुद्धियां कैसी हो जाएं? प्रकाशित हो जाएं। ये गायत्री मंत्र का मैंने सार आपको समझाया, बताया। मुझे उम्मीद है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खूब आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभारी आप सबका मैं।